चलिए शुरू करते हैं। पहले पूरा लेक्चर हो जान देना, फिर अपने जो भी तुम्हारी डाउट हो उन डाउट्स को ले लेना व्हाट्सएप पे। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है वो हमारी थर्ड बुक का एक तरीके चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, 6 से 8 नंबर का ये चैप्टर है, 6 to 8 मार्क्स। और ये वाइवा में भी काफी हेल्प करता है, वाइवा में बहुत पूछा जाता है ये वाला चैप्टर। ठीक है, तो 6 to 8 मार्क्स का ये चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी? कैश फ्लो की बात कर रहे हैं। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है पहले ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो, कोई तुमने पूछे कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, तो तुम बोलोगे इनफ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मतलब पैसे और पैसे के बराबर वाली चीजों का, दोबारा बोल रहा हूं, पैसे और पैसे के बराबर वाली चीजों का आना और जाना क्या कहलाता है मेरे बेटा जी? कैश फ्लो कहलाता है। दोबारा बोले, पैसे और पैसे के बराबर वाली चीजों का आना और जाना क्या कहलाता है मेरे बेटा जी? कैश फ्लो कहलाता है। क्लियर है? तो बेटा कैश का मतलब तो तुम्हारा जो है, कैश का तो मतलब जो है वो है कैश इन हैंड, मतलब जो तुम्हारी जेब में, तुम्हारी तिजोरी में जो पैसा है। कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? कैश इक्विवेलेंट का पहला मतलब तो हो गया तुम्हारा बैंक बैलेंस, यानी कि जो पैसा तुम्हारे बैंक में है। आप ऐसा भी कह सकते हो बैंक में है, पेटीएम बैंक ले लो, कोई सा ही बैंक ले लो, या पेटीएम वॉलेट ले लो, या कोई और भी वॉलेट ले लो, वो भी एक तरीके का तुम्हारा कैश इक्विवेलेंट है, पैसे के बराबर ही यूज हो रहा है वो भी, वॉलेट का अमाउंट भी चलता है आज की डेट में। सेकंड, एक होती है तुम्हारी यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का जो मतलब है उसे कई बार हम मार्केटेबल सिक्योरिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है समझना। मार्केटेबल सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब वो इन्वेस्टमेंट, दोज इन्वेस्टमेंट विच आर कन्वर्टेबल इनटू कैश, विच आर कन्वर्टेबल into cash, which are convertible into cash within short period, within short period। मतलब देखो, कैश इक्विवेलेंट वो एसेट होती हैं जिन्हें हम बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, विच आर कन्वर्टेबल, कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? कैश में, शॉर्ट, छोटे से पीरियड में। शॉर्ट पीरियड का मतलब क्या होता है ये बस महीना, 3 मंथ्स। मतलब एक तरीके से जिन इन्वेस्टमेंट्स को हम सिर्फ और सिर्फ मतलब 3 महीनों में कैश में कन्वर्ट कर लेंगे उन्हें कैश ही मानेंगे, हम कैश इक्विवेलेंट मानेंगे, उन्हें हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, उन्हें हम मार्केटेबल सिक्योरिटी बोलेंगे। बात क्लियर हो गई? आपको ये नॉर्मली बैलेंस शीट के अंदर, ये इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के अंदर पता है किस हिसाब से दी जाती है? समझते रहना, आपको एक बैलेंस शीट मिलेगी उसके अंदर करंट इन्वेस्टमेंट के नाम से दी जाती है। किस नाम से दी जाती है? करंट इन्वेस्टमेंट के नाम से दी जाती है। अब देखो, टेक्निकली अगर मैं बात करूं, करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है मेरे बेटा जी वो सारी इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है वो सारी इन्वेस्टमेंट। अगर माइक किसी का ओपन है तो बेटा म्यूट कर दो प्लीज। हाँ जी, करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि वो इन्वेस्टमेंट जिन्हें हम 12 महीनों में खत्म कर देंगे, कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन सुनना, दो बातें समझना। सीएफएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें आप दो पार्टों में बांटो। देखो, सीएफएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन्हें दो बातों में बांटो। क्लियर है? एक तो वो जो 3 महीने में खत्म हो जाएंगी, विद इन 3 मंथ वाली, ठीक है ना, विद इन 3 मंथ। और वो एसेट जो समय लेंगी मोर देन 3 मंथ, मोर देन 3 मंथ, बट विद इन 12 मंथ। मतलब 12 महीने के अंदर अंदर, लेकिन 3 महीने से ज्यादा। मतलब पता है क्या करा? कुल मिला के ये समझो,
जैसे मैंने आपको पता है करंट इन्वेस्टमेंट यानी कि करंट एसेट का नॉर्मली टाइम पीरियड क्या होता है मेरे बेटे जी, 12 महीने। यानी कि एक तरीके से वो एसेट जो 12 महीनों में खत्म हो जाती है, वे तो बेनिफिट दे देती हैं या आपको पैसे दे देंगी, उन्हें आप करंट एसेट कहते हो। करंट एसेट का ही एक पार्ट होता है करंट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है ये नहीं है? तो बेटा देखो ये जो है ना, ये कुल मिलाकर टोटल, ये देखो ये टोटल आपके 12 महीने। बेटा किसी का माइक ओपन है, अपर्णा आपका माइक ओपन है, रिया आपका माइक है। हाँ जी। तो यानी कि वो एसेट जो 12 महीनों में किस में कन्वर्ट हो जाती है, कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, उन्हें आप करंट एसेट बोलोगे। और करंट इन्वेस्टमेंट भी उसी का ही पार्ट है, करंट इन्वेस्टमेंट भी उसी का ही एक पार्ट है। अब इन 12 महीनों को हमने क्या करा, दो पार्टों में बांट दिया। एक तो हो गया तुम्हारा ये 3 महीने वाले, और एक हो गया 3 महीने से ज्यादा बट 12वां महीने से मतलब उसके बीच का मामला, यानी कि ये बचे हुए 9 महीने की बात कर सकते हो आप। ठीक है ना? यानी कि यहाँ पर कुल मिला के जो कहानी हो रही है वही 9 महीनों वाली कहानी हो रही है। बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब देखो, अगर ये 3 महीने वाली कहानी है, अगर ये 3 महीने वाली कहानी है तो आप इसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलोगे। मतलब आप इसे कैश इक्विवेलेंट बोलोगे अगर ये इन्वेस्टमेंट 3 महीने में खत्म हो रही है तो। और अगर ये 3 महीने से ज्यादा है बट 12 महीने से कम का मामला है तो ये कैश इक्विवेलेंट नहीं है, कैश इक्विवेलेंट नहीं है। बात क्लियर हो गई? तो बातें समझ लेना। देखो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि वो इन्वेस्टमेंट जिन्हें आप कैश इक्विवेलेंट बोल रहे हो, और कैश इक्विवेलेंट उन्हें बोलोगे जिन्हें 3 महीनों में आप कन्वर्ट कर लोगे किसमें, कैश में। लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपको बैलेंस शीट के अंदर मिलेगी करंट इन्वेस्टमेंट के नाम से। करंट इन्वेस्टमेंट का जो नॉर्मल मीनिंग होता है, करंट इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट। और करंट एसेट का जो मतलब होता है वो होता है वो एसेट जो 12 महीनों में आपको बेनिफिट दे देंगी या पैसे दे देंगी, उन्हें आप करंट एसेट बोलते हो। तो करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि वो इन्वेस्टमेंट जो 12 महीने का समय लेंगी। लेकिन जरूरी नहीं कि हर इन्वेस्टमेंट 12 महीने का समय ले, तो आप इसके अंदर दो वेरिएंट लेकर चल सकते हो, 3 महीने वाले और 3 महीने से ज्यादा वाले। तो 3 महीने वालों को तुम कैश इक्विवेलेंट बोलोगे और 3 महीने से ज्यादा वालों को कैश इक्विवेलेंट नहीं बोलोगे। हमको कैसे पता चलेगा भैया कि 3 महीने वाली इन्वेस्टमेंट है या फिर ये 12 महीने वाली इन्वेस्टमेंट है? क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा। लेकिन इफ इफ क्वेश्चन साइलेंट, अगर क्वेश्चन चुप है तो आप इसे अपने आप से क्या मान लेना, 3 महीने वाली मान लेना। ठीक है ना? और आप इसे कैश इक्विवेलेंट मान लेना अपने आप से, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है तो। क्लियर है? नहीं है? ये वाली बात हो गई। तो कुल मिलाकर हमने क्या सीखा कि इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, पैसे और पैसे के बराबर वाली चीजों का आना और जाना, उनका आना जाना ही क्या कहलाता है मेरे बेटा जी, उनका मूवमेंट ही, उनका मूवमेंट ही क्या कहलाता है मेरे बेटा जी, कैश फ्लो कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे बेटा जी? कैश फ्लो कहलाता है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? हाँ या ना? कैश फ्लो कहाँ पे डिफाइन करा गया है? कैश फ्लो डिफाइन करा गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 रिवाइज्ड, अकाउंटिंग नंबर 3 रिवाइज्ड के अंदर डिफाइन करा गया है। कहां पर? कैश फ्लो स्टेटमेंट के नाम से। बात क्लियर हो गई? AS3 के अंदर इसे डिफाइन करा गया है। बात क्लियर हो गई? दूसरी बात समझना, दूसरी बात समझना, क्या ये कैश बेसिस अकाउंटिंग के ऊपर काम करता है? किसके ऊपर काम करता है? कैश बेसिस अकाउंटिंग के ऊपर काम करता है। यानी कि इसको मतलब पता है किससे है? सिर्फ पैसे के आने से और पैसे के जाने से मतलब है, किसी इसे किसी और चीज से लेना देना नहीं है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? इसे किसी और चीज से लेना देना नहीं, इसे सिर्फ पैसे के आने और जाने, कैश बेसिस अकाउंटिंग के ऊपर काम करता है। दूसरी बात समझना, क्या क्या ये फाइनल अकाउंट का पार्ट है? तो आप बोलेंगे यस। क्या है ये? कैश फ्लो इज अ पार्ट ऑफ, इसका पार्ट है ये, पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पता है पहले ये फाइनल अकाउंट का पार्ट नहीं होता था, पहले CFS बनाना मैंडेटरी नहीं होता था, है ना? सिर्फ सेबी ने मैंडेटरी कर रखा था उन कंपनियों के लिए जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर का है।
लेकिन अब हर कंपनी के लिए, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो चाहे वो लिमिटेड हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो या फिर वो प्राइवेट कंपनी हो, सबके लिए कैश फ्लो बनाना मैंडेटरी है, बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसे पैसे यहाँ नहीं जाने से मतलब है। AS3 के अंदर इसका फॉर्मेट डिफाइन करा गया है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अब देखो, ये मैंने बताया सिर्फ कैश फ्लो के बारे में। सवाल है कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? इसे हम शॉर्ट में कहते हैं CFS, कैश फ्लो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? एक तरीके से एक पेपर वर्क, एक पेपर के ऊपर वर्क स्टेटमेंट है। मतलब कैसी स्टेटमेंट है? जिसके अंदर हम क्या शो करते हैं? टू शो, जिसमें हम शो करते हैं, क्या शो करते हैं? टू शो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश equivalents, to show inflow and outflow of cash and cash equivalent in a systematic manner. In a systematic manner. बात क्लियर होगी नहीं हो गई? मतलब पता क्या है, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है, मतलब एक ऐसा चिट्ठा है जिसमें पैसे का आना और पैसे का जाना, दोबारा बोलते हैं, पैसे और पैसे के बराबर वाली चीजों का आना और जाना तरीके से दिखाना होता है, वो सिस्टमेटिक मैनर में दिखाना होता है, सही तरीके सही रूप से दिखाना होता है, उसे हम CFS कहते हैं। मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें पैसे और पैसे के बराबर वाली चीजों का आना और जाना सही तरीके से दिखाया जाता है, उसे CFS कहा जाता है। सवाल है सिस्टमेटिक मैनर का मतलब क्या होता है? तो देखो, सिस्टमेटिक मैनर का मतलब है टू डिवाइड स्टेटमेंट, टू डिवाइड स्टेटमेंट यानी कि CFS इन 3 एक्टिविटी। ये एक्टिविटी कुछ और नहीं है, एक्टिविटी को सिंपल लैंग्वेज में क्या कहते हैं मेरे बेटे जी? ट्रांजेक्शन। टू डिवाइड, टू डिवाइड CFS इन 3 ट्रांजेक्शन इन 3 एक्टिविटी। 3 एक्टिविटी में अपने स्टेटमेंट को बांट देना। मतलब समझना, जैसे मान लो कि मेरे पास एक पेपर है, इस पेपर को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। मतलब ये एक स्टेटमेंट है, इसका नाम मैंने CFS रखा हुआ है, इसके 3 टुकड़े कर देने हैं। क्लियर है? 1 2 3। क्लियर है? 3 एक्टिविटी में बांट देना है, 3 ट्रांजेक्शन में बांट देना है। आपको ये पहले नहीं बताया जाता है, लेकिन आप बता रहे हैं कि भैया बिजनेस के अंदर ना 3 तरीके की ट्रांजेक्शन होती हैं। कोई भी बिजनेस होगा, कोई भी धंधा होगा, उसमें 3 तरीके की ट्रांजेक्शन देखने को मिलेंगी, पहली, दूसरी और तीसरी। किसी बिजनेस में 3 तरीके की ट्रांजेक्शन होंगी, 3 तरह की एक्टिविटी होंगी। देखो, ट्रांजेक्शन का मतलब आप सभी को पता है, ट्रांजेक्शन का मतलब होता है वो सभी काम, वो सभी क्रियाएं जिससे आपका बिजनेस चल रहा है। जैसे सामने बैठकर मैं तुम्हें 8:30 बजे रात के पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है मेरे बेटे जी? ट्रांजेक्शन है, जिससे मेरा बिजनेस चलेगा, हमारा कोर्स समय भी खत्म होगा, मेरी सर्विसेज और बेटर होंगी। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? तो ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि वो सभी काम, वो सभी क्रियाएं जिससे मेरा बिजनेस सही तरीके से चलता है। अगर वो एक्टिविटी, वो ट्रांजेक्शन ना हो तो मेरे बिजनेस को चलने में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं परेशानियां आएंगी। तो किसी भी धंधे में, किसी बिजनेस में ट्रांजेक्शन, एक्टिविटी, क्रियाएं जो होती हैं वो 3 तरीके की देखने को मिलती हैं। एक होती है आपकी कौन सी? ऑपरेटिंग ट्रांजेक्शन, इसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और एक होती है तुम्हारी कौन सी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और एक होती है तुम्हारी कौन सी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, जोर से बोलो। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ये 3 तरीके की कोई भी एक्टिविटी होगी ना मेरे बेटा, कोई भी, जैसे आप 11th क्लास के अंदर रिकॉर्ड करते थे ट्रांजेक्शन को, तो किसी भी ट्रांजेक्शन को अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो, किसी भी ट्रांजेक्शन को अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो याद रखना मेरे बेटा जी, वो ट्रांजेक्शन या तो ऑपरेटिंग होगी, वो या तो इन्वेस्टिंग होगी या फाइनेंसिंग होगी। ये गारंटीड है, 100% की गारंटी है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? देखिए, अब मैं यहाँ पर इसको ब्रीफ डिस्कशन नहीं दे रहा, बिल्कुल डीप में लेके चलेंगे। ठीक है? सबसे पहले मैं सिखाता हूँ यहाँ पर आपको फाइनेंशियल फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब होता है अरेंजमेंट, फाइनेंस अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, यानी कि पैसे का जुगाड़। अरेंजमेंट ऑफ फंड यानी कि पैसे का जुगाड़, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंस एक्टिविटी का मतलब अरेंजमेंट ऑफ फंड, मतलब फाइनेंस। जैसे मैंने बोला ना, अगर तुम्हें अपनी बर्थडे पार्टी देनी है तो तुम पैसा अरेंज करते हो अपने मम्मी पापा से, फाइनेंस उधार लेते हो कहीं से, अरेंज करते हो पैसे को। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब होता है किसी भी धंधे में, किसी भी कंपनी में अपने पास पैसा नहीं होता, वो हमेशा पैसा अरेंज करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ फंड। धंधा करने के लिए पहले पैसा चाहिए, क्लियर है ही नहीं है? तो अरेंजमेंट ऑफ फंड ये कौन सी एक्टिविटी है मेरे बेटा जी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाती है। बात क्लियर हो गई? अब इधर देखना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहाँ कहाँ से कंपनी पैसे का जुगाड़ कर सकती है, ध्यान से देखो। देखो सबने पढ़ा हुआ है इशू, इशू ऑफ शेयर, कौन सा शेयर? इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर दे दो मार्केट में, लोगों से पैसे ले लो, आता है। अच्छा एक शेयर और होता है प्रेफरेंस, पता होगा आपको, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर दे दो मार्केट में, पैसा ले लो लोगों से, होता है या नहीं होता है? इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, या इशू ऑफ डेबेंचर, अभी सब बच्चे ने पढ़ लिया, डेबेंचर देके पैसा लेता है। या बॉन्ड्स भी कह सकते हो, बॉन्ड भी एक तरीके से डेबेंचर होते हैं, बस बॉन्ड की फेस वैल्यू थोड़ी बड़ी होती है और डेबेंचर की फेस वैल्यू थोड़ी छोटी होती है। या बैंक से लोन भी तो लेते हैं, रेजिंग बैंक लोन, किसी से उधार ले लेना, लोन ले लेना, बैंक से ले लो, किसी और से लोन ले लो, खाली लोन भी लिख सकते हो, रेजिंग लोन, पैसा उधार ले लो। ये पब्लिक से पैसा ले लो, पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट का मतलब सिंपल लोन होता है कि आप बस में किसी बंदे से पैसा ले लिया, बात क्लियर हो गई? अब मुझे इतना बताओ, सिंपल, अगर कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर रही है तो पैसा आ रहा है, प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है तो पैसा आ रहा है, डिबेंचर दे रही है तो पैसा आ रहा है ना, बैंक से लोन ले रही है तो पैसा आ रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। और पैसा अगर आता है, इनफ्लो हो रहा है, तो क्या करोगे? ऐड। क्या करोगे? ऐड। ऐड कहाँ करोगे? तो जैसे मैंने बताया ना कि जैसा आप एक स्टेटमेंट बनाओगे पेपर पे, तो इसका इस स्टेटमेंट का जो तीसरा पार्ट होता है ना, वो फाइनेंसिंग है। मैं पढ़ा पहले फाइनेंसिंग रहा हूँ, लेकिन फाइनेंसिंग की काउंटिंग तीसरी होती है। फाइनेंसिंग, जो फाइनेंसिंग का जो हिस्सा होगा ना, वहां पर आप ऐड करोगे अमाउंट को। अगर किसी भी पैसे को जुगाड़ करने से पैसा आ रहा है तो आप ऐड करोगे कहां पर? फाइनेंसिंग एक्टिविटी की हेडिंग के अंदर। बात क्लियर हो गई? तो इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो, हाँ या ना, डिबेंचर इशू कर रहे हो, बैंक से लोन ले रहे हो, तो पैसा आ रहा है। लेकिन आप सभी को पता है, आप सभी को पता है, क्या पता है? कि अगर पैसा लिया है तो बदले में कुछ देना पड़ेगा। अगर इक्विटी शेयर के थ्रू पैसा लिया है तो बदले में अपने शेयर होल्डर को तुम्हें क्या देना पड़ता है? बदले में डिविडेंड देना पड़ेगा, डिविडेंड पे करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर के थ्रू पैसा लिया है तो भी इनको क्या देना पड़ेगा तुम्हें? डिविडेंड पे करना पड़ेगा, डिविडेंड पे करना पड़ेगा। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? हाँ या ना? चलिए, अगर आपने डिबेंचर के थ्रू लिया है तो सब बच्चों को पता है, अभी हमने एंट्री भी करी थी, कौन सी? क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा भैया, डिबेंचर के थ्रू पैसा लिया है, देना ही देना है। और लोन लिया है तो भैया आपको तो पता ही है, लोन लेते हो तो भैया क्या देते हो? इंटरेस्ट देना पड़ेगा ही पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। तो ऑब्वियस बात है, अगर डिविडेंड पे करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे, हाँ या ना, तो तुम्हारी जब से क्या होगा? पैसा जाएगा। पैसा जाएगा तो क्या होगा? ये आपका आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब क्या हुआ? माइनस। पैसे का जाना क्या हो गया मेरे बेटा जी? माइनस। आई बस अभी नहीं आई, क्लियर ही नहीं है। लेकिन ये माइनस कहाँ करोगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर ही माइनस करोगे। भैया आप ऐसे कैसे कह दोगे कि डिविडेंड पे करना भी और इंटरेस्ट पे करना फाइनेंसिंग में ही जाएगा? तो देखो बेटा, इसके पीछे सीधी सीधी कहानी इतनी सी है कि मुझे बताओ, अगर अगर मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ, ये देख रहा, अगर तुम इक्विटी के थ्रू पैसा नहीं लेते तो क्या तुम्हें डिविडेंड देना पड़ता? बताओ। अगर तुम इक्विटी देकर पैसा नहीं लेते तो डिविडेंड देने की नौबत आती? नहीं आती ना। अगर तुम प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करते तो डिविडेंड देते? नहीं देते। डिबेंचर के थ्रू पैसा नहीं लेते तो तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ता? नहीं देना पड़ता। अगर लोन नहीं लेते तो क्या इंटरेस्ट देना पड़ता? नहीं देना पड़ता। यानी कि ये जो एक्टिविटी हो रही है ना, डिविडेंड की और इंटरेस्ट की, ये किसकी वजह से हो रही है? उधार लेने से हो रही है। और उधार लेना कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो ये भी कहां पर जाएगा? फाइनेंसिंग में ही जाएगा। मतलब अकाउंट कहता है कि जहां मेजर एक्टिविटी, जहां पापा, जहां पापा पापा पापा, वहां बेटा बेटा। तो पापा कहाँ गए? फाइनेंसिंग में। तो पापा के कारण ही बेटा हुआ,
तो वहां भी कहाँ जाएगा मेरे बेटा जी, फाइनेंसिंग में ही जाएगा, पैसा आ रहा हो या ना आ रहा हो, है ना, जा रहा हो जो भी है। दूसरी बात समझना, अब एक बात और, जब इतनी बात समझ ली, अगर तुमने उधार लिया है तो कभी ना कभी वापस तो करोगे, कभी ना कभी वापस तो करोगे। तो देखो वापस करने को बोलते हैं रीपे, चुका देना, रीपेमेंट कर देना। तो देखो रीपेमेंट ऑफ लोन, क्या बोलते बोलो, रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन की पेमेंट कर देना, या बैंक लोन की पेमेंट कर देना, लोगों का पैसा वापस कर देना। या डिबेंचर में तुम्हें पता था मैंने क्या बोलता था, डिबेंचर के पैसे को वापस करना क्या कहलाता है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। सिर्फ शब्द अलग अलग है, लेकिन रिडेम्पशन का मतलब भी वापस करना, चुकाना, रीपेमेंट करना ही होता है। इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसमें भी क्या आता है मेरे बेटा जी, प्रेफरेंस शेयर के पैसे को वापस करना क्या कहलाता है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। यहाँ पर भी रिडेम्पशन वर्ड ही यूज होता है, बस वहां रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बोल रहे हैं क्योंकि डिबेंचर का पैसा वापस कर रहे हैं, या रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बोल रहे हैं क्योंकि प्रेफरेंस शेयर का पैसा वापस कर रहे हैं। और अगर तुम इक्विटी का पैसा वापस कर रहे हो तो तुम क्या बोलोगे, बाय बैक ऑफ इक्विटी, बाय बैक ऑफ इक्विटी। बस इक्विटी में नाम चेंज होता है, इक्विटी मतलब बाय बैक यूज करते हैं बस, यहाँ पर बात वही है, बाय बैक का मतलब भी चुका देना। अब दिमाग करो, जब पैसा लिया था तो आया था, अब वापस कर रहे हो, चुका रहे हो, तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो क्या होगा मेरे बेटा जी, आउटफ्लो होगा। क्या होगा मेरे बेटा जी, माइनस होगा। क्या मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई, पैसा जा रहा है। अगेन वही वाली बात, अगर तुम उधार ही नहीं लेते इक्विटी के थ्रू तो बायबैक करना पड़ता, डिबेंचर के थ्रू तो रिडेम्पशन करना पड़ता, लोन ही नहीं लेते तो लोन वापस करना पड़ता नहीं। तो ऑब्वियस बात है, जहां पे पापा वहीं दूसरा बेटा। क्लियर ही नहीं है, आई बस में नहीं आई, क्लियर ही नहीं है। तो देखो आप इधर देखो, मैंने फाइनेंसिंग एक्टिविटी को समझा दिया। फाइनेंसिंग का मतलब है पैसे का जुगाड़ करना, पैसे को अरेंज करना ही फाइनेंसिंग है। और इसके अंदर मैंने कितनी ट्रांजेक्शन पढ़ाई तुम्हें, 12 ट्रांजेक्शन, देख लो, 4 फिर 4 फिर 4, 4 तिया 12 ट्रांजेक्शन। लेकिन एक बात समझ लेना मेरे बच्चे जी, खाली 12 ट्रांजेक्शन ही नहीं होती, फाइनेंस 12 और भी हो सकती है 12 के अलावा। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पैसे का जुगाड़ करना फाइनेंसिंग है, और उस जुगाड़ के कारण अगर तुम्हें कुछ और खर्चा पानी देना पड़ रहा है तो वो भी फाइनेंसिंग है। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जब भी तुम बैंक से लोन लेते हो तो बैंक वालों को तुम्हें लोन प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है। मैंने तो नहीं लिखा लोन प्रोसेसिंग फीस, बोलो हाँ या ना, क्लियर ही नहीं है, देनी पड़ती है, जबकि लोन प्रोसेसिंग फीस आई बस में नहीं। तो लोन लेना फाइनेंसिंग, तो प्रोसेसिंग फीस देना भी फाइनेंसिंग हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, इस तरीके से समझ के चलना। मतलब आप मेन एक्टिविटी समझो, इंटरेस्ट क्यों दे रहे हैं क्योंकि उधार लिया था, उधार लेना फाइनेंसिंग, इंटरेस्ट देना भी फाइनेंसिंग। डिविडेंड क्यों दे रहे हैं क्योंकि इक्विटी के थ्रू, प्रेफरेंस के थ्रू पैसा लिया था, तो इक्विटी थ्रू और प्रेफरेंस के थ्रू पैसा लेना फाइनेंसिंग, तो डिविडेंड देना भी फाइनेंसिंग। पैसा लेना फाइनेंसिंग, पैसा वापस करना भी फाइनेंसिंग। इन चीजों को समझना, नींव को पकड़ो, ट्रांजेक्शन मत रटना, बात क्लियर हो गई। हालांकि तुम्हारे लेवल पे अगर मैं बात करूँ ना तो इन 12 ट्रांजेक्शन में तुम्हारा मामला, 12th का मामला पूरा खत्म हो जाता है। आइए फटाफट से एक एक्टिविटी और खत्म करें, कौन सी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टिंग किससे बनी है मेरे बेटे, जोर से बोलो, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स, क्लियर ही नहीं है, हाँ या ना, इन्वेस्टमेंट, क्लियर ही नहीं है, इन्वेस्टिंग इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या वही होता है, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी, ना ना बाबा ना, किसी की मतलब शेयर में, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना था, डिबेंचर पैसा, ये इन्वेस्टमेंट है नहीं, सिक्योरिटी LIC ले लेना, ये सब ये है इन्वेस्टमेंट। लेकिन इन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स भी होता है। एग्जांपल दूं, जैसे मेरे आगे एक रिंग लाइट है, देखो दिख रही होगी तुम्हें, ए है, ठीक है ना, ए है, ठीक है ना, ये रिंग लाइट है या वेबकैम है या फिर ये पेन टैब है या प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर लगा हुआ है या फिर ये मेरे आगे लैपटॉप है, ये मेरी फिक्स एसेट्स है। मैंने इनके अंदर भी तो पैसा लगा रखा है, इस पैसे को मैं कहीं और भी तो लगा सकता था जहां से पैसा कमाऊं। लेकिन आप ये मत सोचो कि मैंने यहाँ पर अगर पैसा लगाया तो मैं ऐसा नहीं कमा रहा। देखो ना 8:30 बजे कितने आसान तरीके से तुमको इन इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके मैं आपको आसानी से क्लास दे पा रहा हूँ। तो यानी कि फिक्स एसेट्स भी हमें पैसा कमाने में मदद करती हैं, इन बातों को समझ के चलिएगा, क्लियर नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब खाली इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी, शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, LIC, इंश्योरेंस, ये नहीं होता, ये तो है ही इन्वेस्टमेंट, हाँ है ना।
फिक्स एसेट के अंदर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरीज, फर्नीचर, फिक्सचर, एसी, लैपटॉप, डेस्कटॉप, व्हाइट बोर्ड, ये सब इन्वेस्टमेंट है हमारे अकॉर्डिंग। हर बिजनेस की अलग फिक्स एसेट, और जो फिक्स एसेट है वो उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्योंकि वो फिक्स एसेट उनको कमा के देंगी। तो की पैसे से पैसा बनाने की टेक्निक या ट्रिक, उन्हें आप क्या कहते हैं मेरे बेटा जी? इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आई बस में नहीं आई? ठीक है ना? ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब फिक्स एसेट तो देंगी, सिक्योरिटी। अब आ जाओ इन्वेस्टमेंट के बारे में लिखते जल्दी जल्दी थोड़ा सा। परचेजेस ऑफ फिक्स एसेट, किसी भी फिक्स एसेट्स को खरीद लेना। चलिए मैं अपने एग्जांपल में जैसे लिख लेता हूँ, लैंड एंड बिल्डिंग, कार भी लिख लेता हूँ, कार। क्लियर ही नहीं है? या किसी भी कंपनी के शेयर खरीद लेना, परचेजेस ऑफ शेयर्स, किसी भी कंपनी के शेयर खरीद लेना वो भी इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो, दोनों की ही मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। किसी भी कंपनी के डिबेंचर खरीद लेना, परचेज ऑफ डिबेंचर या बॉन्ड्स। क्लियर ही नहीं है? वो भी। और पता है किसी को लोन देना भी, प्रोवाइडिंग लोन। क्लियर है? किसी को लोन देना भी क्या कहलाता है मेरे बेटा जी? ठीक है, क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट है। क्यों लोन क्यों दे रहे हैं? इंटरेस्ट कमाएंगे। अब बताओ, लोन दोगे, डिबेंचर खरीदोगे, शेयर खरीदोगे, तो पैसा जाएगा। पैसा जाएगा तो क्या होगा मेरे बेटा जी? आउटफ्लो। क्या कर दोगे बच्चे? माइनस। अब ये कहाँ माइनस करोगे? अब ये हेडिंग आ जाएगी इन्वेस्टिंग की हेडिंग के अंदर। कहां पर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की हेडिंग के अंदर माइनस करेंगे, क्योंकि शेयर खरीदना, डिबेंचर खरीदना, लोन देना, फिक्स खरीदना, सब इन्वेस्टिंग है। क्लियर है? अब देखो, अगर तुम शेयर्स के थ्रू पैसा, अगर तुमने शेयर खरीदे हैं, क्लियर नहीं है? अगर तुमने शेयर खरीदे हैं तो तुम्हें बदले में क्या, तुम्हें क्या मिलेगा? किसी कंपनी के शेयर खरीदे तो तुम्हें डिविडेंड मिलेगा। अब दिमाग लगाओ, शेयर खरीदना इन्वेस्टिंग, तो डिविडेंड मिलना भी इन्वेस्टिंग। डिबेंचर खरीदे हैं तो सामने वाली कंपनी तुम्हें क्या पे करेगी? इंटरेस्ट पे करेगी, तो तुम्हें इंटरेस्ट रिसीव होगा। हाँ है ना? किसी को लोन दोगे तो क्यों दे रहे हो? क्योंकि सामने वाला बंदा तुम्हें समय समय पे क्या देगा? ब्याज देगा, इंटरेस्ट देगा। बोलो ना। और एक बात और बोलूं, जैसे अगर तुम कोई फिक्स एसेट खरीदते हो तो तुम्हें रेंट या कमीशन भी मिल सकता है। जैसे कार खरीदी, ओला में लगा दी, कमीशन मिल रहा है, किराए पे चढ़ा दी कार, रेंट मिल रहा है, तो ये भी है। अगर आप फिक्स एसेट नहीं खरीदते तो रेंट या कार नहीं नहीं मिलता, शेयर नहीं खरीदते तो डिविडेंड नहीं मिलता, डिबेंचर नहीं खरीदते तो इंटरेस्ट नहीं मिलता, लोन नहीं देते तो इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो ये खरीदना इन्वेस्टिंग, तो इंटरेस्ट मिलना, डिविडेंड मिलना, रेंट मिलना भी इन्वेस्टिंग। खरीदेंगे तो पैसा, मतलब इंटरेस्ट मिलेगा तो पैसा आएगा, आएगा तो क्या कर देंगे? ऐड। आ गया? दूसरी बात समझो, अगेन वही वाली बात यहां पर मैं बोलूंगा, क्या? कि जहां पापा, पापा, वहां बेटा, बेटा। ठीक है? दूसरी बात, अच्छा, लोन दिया है तो क्या लोन दे ही दिया? रिकवरी नहीं करोगे? करेंगे। तो रिकवरी करोगे तो क्या होगा? पैसा आएगा। लोन देना इन्वेस्टिंग, ले ही नहीं है, तो रिकवरी करना भी इन्वेस्टिंग। कभी ना कभी डिबेंचर भी सेल करोगे, सेल ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर खरीदना इन्वेस्टिंग, ले, तो बेचना भी इन्वेस्टिंग। शेयर खरीदना इन्वेस्टिंग, तो बेचना भी इन्वेस्टिंग। एसेट खरीदना इन्वेस्टिंग, तो बेचना भी इन्वेस्टिंग। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? अब बेचोगे या रिकवरी करोगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो क्या कर दोगे? ऐड। कहां पर? इन्वेस्टिंग की हेडिंग के अंदर। अगेन वही, पापा नहीं होते तो बेटा नहीं होता। क्लियर है? ये हो गया तुम्हारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है मेरी बात? फटाक देसी। अब देखो, अगर इतनी बात क्लियर है, एक जल्दी से एक बात बोल देता हूँ, हमारा लेक्चर ओवर हो जाएगा। कि मान लो अगर कोई एक कंपनी है ए लिमिटेड और कोई कंपनी है बी लिमिटेड, मान लो। अब पता क्या हुआ? ए ने बी को
सपोज 1,00,000 रुपए दिए, किस बात के? क्योंकि ए ने वी के डिबेंचर खरीदे थे 10% वाले, 10,000 डिबेंचर, और एक डिबेंचर था 10 रुपए का। बात क्लियर हो गई? अब इधर देखो, तो दोनों कंपनियां अपना सीएफएस अलग अलग बनाती हैं, ये अलग और ये अलग। तो देखो, दो जिसकी आप सीएफएस बना रहे हो आपको उसका पॉइंट ऑफ व्यू लगाना है। अगर तुम ए का पॉइंट ऑफ व्यू लगाओगे तो तुम क्या बोलोगे कि भाई ए ने दिया पैसा और उसके शेयर खरीदे, ये डिबेंचर खरीदे, तो इसके लिए कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी? ये बोलिए, इन्वेस्टिंग। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मान के माइनस करेगा क्योंकि पैसा जा रहा है। लेकिन वी के पॉइंट से सोचोगे तो वी ने पैसे का करा जुगाड़, उसने पैसा लिया तो उसके लिए कौन सी होगी? पैसे का जुगाड़, फाइनेंसिंग। ये फाइनेंस, इसके बाद पैसा आ रहा है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी मान के क्या कर देगा? जिसका जैसा पॉइंट व्यू वो चीज हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी तो मैं अब अपलोड कर दूंगा। जिनका रह जाएगा वो प्लीज कवर कर लेना। धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।